नहीं नहीं रिवील करिए, आगे आगे की साइड कर देंगे, बेटर रहेगा। क्या बात है। तो ये है हमारे पोस्टर का फर्स्ट लुक, किस्सा कोर्ट कचहरी का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। एक बार फिर से हमारे स्टार कास्ट, हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, ट्रेलर से पहले ना मेरी एक बार हमारे डायरेक्टर, मैम पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पैशन होता है। क्या बात है, वेल सर ने बहुत बड़ी बात कह दी। पैशन, पैशन लीड्स एवरीथिंग, मनी ऑलवेज सब्सिडी एंटिटी। I know the money is a precious entity for all of us, but the person should make passion is the primary entity, and everything goes on secondary. और जो कैरेक्टर जो सर्विस ने किया सर, ऐसा अपना कृष्णा जी अरविंद। बाप को ने जानता है, मेरा बाप ये है जिसके दम पे मैं कुछ भी करता हूँ। तो पूरा कहानी में ट्विस्ट आता है। 17 मार्च को मालूम चलेगा। अब इससे पूरा सॉरी जेठे, मेरे मार्च है ना, 13 मार्च को दोनों बाप बेटे का काम ही उल्टा सीधा बोलना। हाँ, और ये इतने खतरनाक एक्टर है कि सही में थप्पड़ मरवाया था, इन्होंने मरवाया थप्पड़, सही मरवाया था मुझे, सही में मार दो। बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब शूट हो रही थी तो बार बार ये क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन इनको वही लोग जो कहानी एक खास घर में क्या होता है, जी मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि ये बिलीव करती है कि अगर एक वाइफ को जो इंट्यूशंस आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। मतलब ये जो स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, एंड कैसे ये अपने पति को इंसाफ दिलाने में साथ देती है। तो ये पूरी कहानी उस इंसाफ के ऊपर डिपेंड करती है। एंड या द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड ये होता है कि कैसे आप मतलब जो सच है वो कभी छुपता नहीं, वो हमेशा बाहर आता है। So, yeah. जी सर, किरदार एक लाइन में है जी, इन सबके दुख के सुख के कारण हम ही हैं। हम दोनों बाप बेटे ही हैं, पापा जी है। और एक शब्द में खत्म करूंगा बात अपनी, मस्त है, मलंग है, थोड़े से दबंग है, दुनिया की परवाह किसको,
हम खुद को बहुत पसंद है। ये सब जो रोल मैंने आपको देखा है, जॉली एलएलबी जो भी फिल्म देखी थी उसमें सौरभ का जो मुझे बहुत पसंद आया था और मैं सोच रहा था आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा आपने निभाया। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी कंपैरिजंस में नहीं जाता। आई रिस्पेक्ट सौरभ शुक्ला, मैंने काम भी किया उनके साथ, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। लेकिन जब आपको करेक्टर मिलता है उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें सौरभ शुक्ला ही निकले, हो सकता है उसमें सुशील पाराशर भी निकले, जो मैंने किया है। और सौरभ शुक्ला का जो था वो उसमें कॉमिक था बहुत ज्यादा, इसमें ये था कि ये बंदा प्रोव कर रहा है कि यार गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, और फाइनली ये जस्टिस डिलीवर करता है, ये जानते हुए कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रिजेंद्र काला प्ले कर रहे हैं, कि ये गड़बड़ है, तो उसको टाइम लगता है। तो अगर इसको पूरा सौरभ शुक्ला की तरह ही कर दिया, वैसी फ्रेम टू फ्रेम एक एक वैसी कर दिया, फिर वो मजा नहीं। फिर मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ रही? वो अपने स्टाइल से डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने स्टाइल से डायलॉग बोलता हूँ, वो मेरे से बेहतर है, वो अच्छी बात है, मैं उनसे। क्या पूछा आपने? जो कास्टिंग हुई है बहुत शानदार हुई है, बहुत अच्छे कैरेक्टर आपने लिए हैं, बहुत अच्छा रोल निभाया है। जैसा आपका रोल भी पसंद आया मुझे और बाकी सबका पसंद है, वो लोकेश जी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। तो कास्टिंग के बारे में क्या बताइएगा? देखिए, कास्टिंग के लिए हम लोग ने काफ़ी मेहनत की, करीब 6 महीने हम लोग का ऑडिशंस चला है कास्टिंग के लिए। और जहाँ तक सर की बात है ना, जब मैं जज का कैरेक्टर को फाइनल कर रहा था ना, तो सौरभ शुक्ला का मेरे अंदर एक इमेज बैठा हुआ था। तो जब सर से मैंने पहली मीटिंग की, नरेशन किया, मैंने सर को बोला कि सर हमें सौरभ शुक्ला नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ अलग करके बताइए। सर ने बोला कि रजनीश तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इसको कभी भी सौरभ शुक्ला से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। उसका जब सर ने पहला एक नरेशन के बाद जो पहला रिएक्शन सर का आया ना, उससे मुझे समझ में आ गया था कि हमें जज जो है ना कानून कुमार मिल चुके हैं। एक चीज और बहुत अच्छा लगा सर, स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है जो सर आपने लिखा है। स्क्रीन प्ले बहुत मायने रखता है, हर एक सर का डायलॉग बहुत अच्छा, सर का डायलॉग अच्छा था, हर एक के पास एक अच्छा डायलॉग किया था, मैडम के पास अच्छा था। मेरा स्क्रीन प्ले के बारे में मुझे बता सके कि सर किस तरह से न्याय, इस तरह से। देखिए, अगर इस कहानी की बात करूँ ना, तो मुझे करीब 3 साल लगे हैं इस कहानी में। 3 साल लगे मुझे इस कहानी को कंप्लीट करने में। स्क्रीन प्ले में बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि इसको डालूं, इसको नहीं डालूं। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है करीब करीब हमने इसका 25th ड्राफ्ट बनाया, 25वें ड्राफ्ट में जाकर कहानी हमारी फाइनल लॉक हुई थी। और ऑन दिस सेट कुछ नीलू मैम की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था, उसको हम लोग ऐड करते थे, सर की तरफ से इम्प्रोवाइज होता था, कृष्णा ने बहुत सारे अपने पंचेस डाले, लोकेश भाई ने बहुत सारे पंचेस डाले। लोकेश भाई मेरठ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो न्यूसेंस होता है, वहाँ का जो टिपिकल टोन होता है, उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे कंबाइंड होके ना वो एक पूरी तरह से खिल के आया है। अच्छा, आप सर आप दोनों अगर बता सकें, डीएनए की जो चर्चा चल रही थी, डीएनए की, अगर वो फिल्म के बारे में बता, किस तरह की फिल्म जगह हमारे नजर जो क्या न्याय जो देखना चाहिए। बेसिकली डीएनए देखिए, बेसिकली डीएनए द जेनेटिक कोड एक फिल्म है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। फिल्म का जो बेसिक समरी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मीडिया को, कि एक माँ है और एक बच्चे हैं, इन दोनों की ग्रोइंग एज की कहानी है। माँ एज यूजुअल का एक कन्वेंशन है या कन्विक्शन कह सकते हैं, बेटर कन्विक्शन वर्ड इज बेटर, कि इफ ए बॉय or if a boy, either boy are going to be born, in which doesn't matter they are married or not, क्योंकि बच्चे के जन्म में there is a biological relationship. Marriage gives you lots of societal, मतलब कह सकते हैं सोसाइटी में सिक्योरिटी की भावना देता है। तो इफ यू आर मैरिज and if you have a kids, everyone say that it is a legitimate child, but here is everyone says that it is illegitimate child because there is no marriage
happen. तो प्रॉब्लम तब हो जाती है जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहां पे प्रॉब्लम ये आती है, मदर्स को मतलब बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि एक बच्चा है और एक माँ है, तो उसका बेबी है और उसका माँ है, नो मैटर हाउ द रिलेशनशिप वाज देयर। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड में आई थिंक देयर आर 68 मूवी जा चुके हैं इस पृष्ठभूमि पे। दिस इज समथिंग डिफरेंट कि एक ग्रोइंग एज में जो सोसाइटी का टॉट इशूज होता है और ग्रो करने होते हैं बच्चों को, और उसको आगे सरवाइव करना होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे के सर्वाइवल में बहुत सारे कष्ट होते हैं। इफ यू आर बेसिकली इफ यू आर ए पुअर, इफ यू डोंट हैव अ रिसोर्स एंड डोंट हैव ए मनी, यू कैन नॉट सेक्रीफाइस एंड गिव ए प्रॉपर लाइफ ऑफ ए किड्स। तो उस केसेस में ये सिनारियो बढ़ते जाता है एंड वहाँ पे एक फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ग्रीडी होते हैं। हमारे सोसाइटी बहुत ग्रीडी है, तो उसी पे बेस्ड है। और वो कंक्लूजन ये होता है कि एट द एंड द चाइल्ड वंस किड्स आर ग्रोन अप एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 18 or 19 he has need to figure out who is his father. Under that circumstance there is a concept DNA. तो मदर द स्टोरी बैक में जाती है, फिर 15 साल पहले जाती है कि समथिंग हैपेंड विद समवन। तो अंडर दैट सर्कमस्टेंस हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज योर फादर? मदर बेसिकली डजंट नो हु इज हिज फादर। तो अंडर दैट सर्कमस्टेंस DNA come into the picture, lots of courts and kachari come into the pictures, and there is a character called Dafar Vakil. Dafar Vakil is a totally innocent. They have a degree, but the degree has been purchased on the payment basis. They don't know how to write and how to file a read petition into the High Court for this upcoming journey. But the problem is that DNA identification is too tough. If someone become a IAS officer, someone become like a politician, someone become like a judge, and if something illegitimate relationships are there, everyone fear about. The truth are going to be revealed with this cases are going on in the media platforms. So under that circumstances, things are going on, and the kids become the kids become like a hybrid sons, because the mother was someone else. It's a priest of the Brahman family. The mother was there, and the father was something belong from Mumbai. It's a business.